हेलो फ्रेंड्स, कंसेप्चुअल क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य पढ़ने से पहले दोस्तों हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा पढ़ लिया है। उसके तहत जो 5 वंशों ने यहाँ शासन किया है उसके बारे में बारी बारी से अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा है और उससे संबंधित 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के श्रृंखला को भी हम लोगों ने सोल्व किया है। अगर आप उन सारे वीडियोस को आप नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन वीडियो को देखें ताकि फिर से ये सब चीजें आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। चूंकि दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का जो दौर रहा है दोस्तों वह सल्तनत काल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए सल्तनत काल को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि चीजें समझने में हम लोगों को आसानी हो। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित करते हैं अपने दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, और वहां वह टिक नहीं पाते हैं और पुनः जब वो दिल्ली वापस जाते हैं तो उस समय इस दक्षिण भारत के क्षेत्र में एक आंदोलन होता है और उस आंदोलन के तहत 2 नए साम्राज्य की उत्पत्ति होती है। एक विजयनगर साम्राज्य की और दूसरा बहमनी साम्राज्य की। तो इन दोनों साम्राज्यों के बारे में हम लोग बारी बारी से अलग अलग वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आज हम लोग विजयनगर साम्राज्य को देखेंगे दोस्तों। तो आइए विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों विजयनगर साम्राज्य के तहत 4 वंशों ने यहाँ बारी बारी से राज किया है, तो उस चारों वंशों को हम लोग बारी बारी से पढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ संगम वंश जो हरिहर प्रथम एवं बुक्का जो 2 भाई रहते हैं उनके प्रयास से उसकी स्थापना की गई। दूसरा सालुब वंश जो सालुब नरसिंह के द्वारा स्थापना कराया गया, और तीसरा तुलुब वंश जो वीर नरसिंह के द्वारा उसकी स्थापना की गई, और चौथा अराबीडु वंश जो तिरुमल के द्वारा स्थापित किया गया था। इन चारों वंशों के बारे में बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य के बारे में कहा जाता है कि 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक से हरिहर एवं बुक्का जो 2 भाई रहते हैं उसके प्रयास से विजयनगर साम्राज्य को आजाद करवाया जाता है। और उसी समय 1337 ईस्वी में हसन गंगू नाम के जो व्यक्ति रहते हैं उनके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक से बहमनी साम्राज्य को आजाद करवाया जाता है। हसन गंगू के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि इसका नाम अलाउद्दीन हसन था, और यह चूंकि गंगू नाम के ब्राह्मण के पास रहते थे इसीलिए इनका नाम हसन गंगू पड़ा। लेकिन दोस्तों इनके बारे में हम लोग बहमनी साम्राज्य के वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो हम लोग आइए पढ़ते हैं संगम वंश के बारे में। संगम वंश की स्थापना जो है दोस्तों हरिहर प्रथम के द्वारा किया गया, और इसका जो शासनकाल का पीरियड रहा है दोस्तों वह 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक रहा है। हरिहर प्रथम के द्वारा दोस्तों बोला जाता है कि यह अपनी प्रथम राजधानी जो है अनेगोंडी बनाते हैं। हरिहर के द्वारा अपनी प्रथम राजधानी अनागोंडी बनाया जाता है दोस्तों, और बाद में वो अपनी राजधानी बदलकर विजयनगर बनाते हैं। तो उनकी द्वितीय राजधानी कौन बनी दोस्तों? विजयनगर। बोला जाता है दोस्तों कि इस समय जो संगम वंश का फैलाव था वह उत्तर में कृष्णा नदी के आसपास तक तथा दक्षिण में कावेरी नदी के आसपास तक उसका विस्तार था। चूंकि दोस्तों यहाँ कृष्णा नदी का बहाव था और यहाँ कृष्णा नदी द्वाब का क्षेत्र बनाती थी, द्वाब टाइप का क्षेत्र बनाती थी। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि द्वाब का जो क्षेत्र होता है और उस द्वाब के क्षेत्र का जो भूमि होता है दोस्तों वह बड़ा ही उपजाऊ होता है, और इसी कारण यहाँ जो बहमनी साम्राज्य का जो सीमा पड़ता था और यहाँ विजयनगर का साम्राज्य का सीमा यहाँ तक फैला हुआ था, इसीलिए इस जो द्वाब का क्षेत्र था इसके लिए बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में बराबर अनबन होते रहती थी। और यह जो क्षेत्र था द्वाब का क्षेत्र था दोस्तों, इसे
रायचूर के नाम से जाना जाता था। और यही रायचूर जो क्षेत्र था उसके लिए विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच अनबन होते रहती थी। तो दोस्तों कहा जाता है कि हरिहर प्रथम जो है कुछ दिनों तक शासन करते हैं और उनके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके मृत्यु के बाद दोस्तों बुक्का प्रथम जो है संगम वंश के अगले शासक बनते हैं। और बुक्का प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इनका जो शासन काल रहा है दोस्तों वह 1356 ईस्वी से 1377 ईस्वी तक रहा है। इन्होंने दोस्तों इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक का उपाधि भी धारण किया है। बुक्का प्रथम के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। इनके बारे में बोला जाता है दोस्तों कि इन्हें पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी सागरों का मालिक भी कहा जाता है। यहां से ऑब्जेक्टिव 1-2 बार एग्जाम में पूछा गया है कि 3 सागरों का मालिक किन्हें कहा जाता है। तो 3 सागरों का मालिक जो है दोस्तों ये बुक्का प्रथम को कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि इन्हें पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी सागरों का मालिक भी कहा जाता है। बुक्का प्रथम के बारे में कहा जाता है कि बुक्का प्रथम जो है अपने पुत्र कंपन को मदुरै के अभियान पर भेजता है और उसका पुत्र जो कंपन रहता है वह मदुरै को जीत लेता है। और मदुरै जीतने के उपलक्ष्य में कंपन की जो पत्नी रहती है वह मदुरा विजयम की रचना करती है। तो यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार दोस्तों कि मदुरा विजयम की रचना किसके द्वारा किया गया। तो मदुरा विजयम की रचना जो है दोस्तों कंपन की पत्नी के द्वारा किया गया मदुरै विजय के उपलक्ष्य में। तो यहां से दोस्तों फिर बुक्का प्रथम कुछ दिनों तक शासन यहां करते हैं और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। और बुक्का प्रथम के मृत्यु के बाद दोस्तों संगम वंश के अगले जो शासक होते हैं वो होते हैं हरिहर द्वितीय। और हरिहर द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि इनका जो शासन काल रहा है दोस्तों वह 1377 ईस्वी से 1404 ईस्वी तक यहाँ शासन किए हैं संगम वंश के तहत। तो इस हरिहर द्वितीय के बारे में कहा जाता है कि इन्हें महाराजाधिराज तथा राज परमेश्वर की उपाधि भी दी गई थी। उपाधि क्या थी दोस्तों याद रखिएगा, महाराजाधिराज तथा राज परमेश्वर की। दोस्तों हरिहर द्वितीय के बारे में बोला जाता है कि इन्हीं के शासन काल में जो है संगम वंश का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। संगम वंश का विस्तार जो है दोस्तों इन्होंने गोवा तथा बेलगांव का जो क्षेत्र था उसे भी इन्होंने बहमनी साम्राज्य के शासकों से जीत लिया था। और इस समय पूरे लगभग दक्षिण भारत में और इधर कृष्णा नदी के आसपास तक इनका शासन था। तो इनके शासनकाल में दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा विजयनगर साम्राज्य का विस्तार हुआ था। तो वो थे दोस्तों हरिहर द्वितीय, यानी कि हरिहर द्वितीय के शासनकाल में ही सबसे ज्यादा विजयनगर साम्राज्य का विस्तार हुआ था, वो भी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में। उसके बाद दोस्तों हरिहर द्वितीय के मृत्यु के बाद देवराय प्रथम जो है संगम वंश के अगले शासक के रूप में गद्दी पर बैठते हैं। और इनका जो शासनकाल रहा है दोस्तों वह 1404 से 1422 ईस्वी तक रहा है। बोला जाता है देवराय प्रथम के बारे में कि इन्होंने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहर का निर्माण करवाया था। तो नहर का निर्माण करवाया था जिससे कि सिंचाई में बहुत ही सहायता मिलती थी। तो देवराय प्रथम ने पहली बार तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर नहर का निर्माण करवाया था। साथ ही बोला जाता है देवराय प्रथम के बारे में दोस्तों कि देवराय प्रथम के दरबार में ही निकोलस कोंटी नामक यात्री यहाँ आए थे और यह इन्हीं के दरबार में रहते थे। तो देवराय प्रथम कुछ दिनों तक संगम वंश के शासक के रूप में गद्दी पे रहते हैं। और देवराय प्रथम के मृत्यु के बाद दोस्तों देवराय द्वितीय जो है
संगम वंश के अगले शासक के रूप में गद्दी पे बैठते हैं। और इनका जो शासनकाल रहा है दोस्तों वह 1422 ईस्वी से 1446 ईस्वी तक रहा है। इनके बारे में बोला जाता है दोस्तों कि इन्हें गजबेटकर तथा इमादी देवराव की उपाधि भी मिली थी। देवराय द्वितीय को दोस्तों कौन कौन सी उपाधि मिली है दोस्तों? गजबेटकर की उपाधि, हाथी का वध करने के लिए इन्हें गजबेटकर की उपाधि, बोला जाता है कि इन्होंने हाथी का वध किया था इसीलिए इन्हें गजबेटकर की उपाधि, तथा इमादी देवराव की उपाधि इन्हें इसलिए मिली थी क्योंकि इन्होंने अपने दरबार में सबसे ज्यादा 10,000 सैनिकों को रखा था, वह भी मुस्लिम सैनिकों को, इसीलिए इसे इमादी देवराव की उपाधि दी गई थी। इनके दरबार में है दोस्तों श्रीनाथ तथा दीनदीमा नामक 2 कवि रहते थे। और इन्हीं के शासनकाल में फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है वो भारत आए थे। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है कि अब्दुल रज्जाक जो है किनके शासनकाल में भारत आए थे, तो वे थे देवराय द्वितीय तथा गजबेटकर या इमादी देवराय के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो देवराय द्वितीय को जाना जाता है दोस्तों। तो आप इन्हें याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों देवराय द्वितीय की मृत्यु के बाद कुछ और जो है इस संगम वंश के शासक के रूप में गद्दी पे बैठते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी भी मृत्यु होती है और उसके बाद एक नए वंश सालुब वंश की उत्पत्ति होती है। और सालुब वंश का जो शासन का पीरियड रहा है दोस्तों वह 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक रहा है। ज्यादा दिनों तक इसका जो पीरियड है वो नहीं रहा है, इसलिए इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो इससे 1-2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है दोस्तों कि सालुब वंश का जो संस्थापक है वह किन्हें कहा जाता है? तो सालुब वंश की जो स्थापना है दोस्तों वह सालुब नरसिंह के द्वारा किया गया था। और सालुब वंश के जो अंतिम शासक थे दोस्तों वह इमामी नरसिंह थे। तो यही 1-2 क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, उसके संस्थापक के बारे में और उसके अंतिम शासक के बारे में। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। और सालुब वंश के समाप्ति के बाद दोस्तों तुलु वंश की स्थापना होती है और इस तुलु वंश के तहत ही कृष्ण देवराय के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, जो कि कृष्ण देवराय जो है विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक के रूप में जाने जाते हैं और इनसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए उन सारे ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों तुलु वंश के बारे में बोला जाता है कि इसके संस्थापक के रूप में वीर नरसिंह को जाना जाता है, यानी कि तुलु वंश की स्थापना जो है दोस्तों वीर नरसिंह के द्वारा कराया गया था। तो वीर नरसिंह के मृत्यु के बाद इन्हीं का जो छोटा भाई रहते हैं कृष्ण देवराय, वह जो है तुलु वंश की गद्दी पर बैठते हैं। तो कृष्णदेव राय के बारे में आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के बारे में बोला जाता है कि यह बाबर के समकालीन थे, यानी कि बाबर के समय में ही, जिस समय बाबर का समय चल रहा था, उत्तरी भारत में जिस समय बाबर आक्रमण किए थे उस समय ही दक्षिणी भारत में कृष्णदेव राय का शासन का दौर चल रहा था। तो बाबर अपने जो आत्मकथा है बाबरनामा, उसमें कृष्णदेव राय के बारे में लिखते हैं कि यह एक बहुत ही प्रतापी और साहसी राजा थे। तो यह जो मिलता है दोस्तों कथन, यह बाबर के अपनी आत्मकथा बाबरनामा से मिलती है। दोस्तों इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें कई सारी उपाधि भी दी गई थी, क्योंकि ये बहुत ही प्रतापी थे और बहुत सारे अच्छे काम किए थे, इसीलिए इन्हें बहुत सारी उपाधि मिली थी। इन्हें आंध्र पितामह, आंध्र भोज तथा अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता था। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे गए दोस्तों, तो आप इन्हें याद रखिएगा। इन्हें आंध्र पितामह, आंध्र भोज तथा अभिनव भोज के नाम से भी जाना जाता था।
इनके बारे में बोला जाता है दोस्तों कि इनके दरबार में पुर्तगाली यात्री जो थे बारबोसा और डिमोंगो पायास, ये जो दो पुर्तगाली यात्री थे वो दोनों भारत आए थे। दोनों पुर्तगाली यात्री का नाम याद रखिएगा दोस्तों, बारबोस और डिमोंगो पायस। नाम क्या है दोस्तों? बारबोस और डिमोंगो पायस। और यही बारबोस के बारे में बोला गया है दोस्तों कि यह एक ऐसे राजा हैं जो किसी भी धर्म के व्यक्ति को और किसी भी समुदाय के व्यक्ति को अपने समाज में, अपने दरबार में रहने की इजाजत देते हैं और वह अपनी धर्म को मानते हुए वह इनके शासनकाल के दौरान इनके साम्राज्य में रह सकता है। तो यह जो है बारबोस के द्वारा बोला गया था। दोस्तों कृष्णदेव राय ने दोस्तों अमुक्त माल्यादा तथा जामवंती कल्याणम नामक दो पुस्तक की भी रचना की है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अमुक्त माल्यादा तथा जामवंती कल्याणम, ये दोनों किताब जो दोस्तों किनके द्वारा लिखा गया है? कृष्णदेव राय के द्वारा। अब मुक्त माल्यादा जो है दोस्तों तेलुगु भाषा में लिखी गई किताब है, जबकि जामवंती कल्याणम जो है संस्कृत भाषा में लिखी गई किताब है। दोस्तों कृष्णदेव राय के दरबार में ही अष्टदिग्गज कवि रहते थे, यानी 8 कवियों का समूह जो है कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था दोस्तों, इसीलिए उन्हें अष्टदिग्गज कहा गया था। इनके दरबार में ही दोस्तों तेनाली राम रहते थे, जिनके बारे में आप जानते हैं, कई कहानियां उनकी चर्चित है दोस्तों। ये तेनाली राम कृष्ण देव राय के ही दरबार में रहते थे और इन्हीं के दरबार में रहते हुए उन्होंने एक किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम है महामात्य पांडुरंग। किताब का नाम याद रखिएगा दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, महामात्य पांडुरंग। तो यह तेनाली राम के द्वारा लिखा गया किताब था। इन्होंने दोस्तों कई सारे मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, जिनमें से हजारा मंदिर तथा विठुल स्वामी का मंदिर प्रसिद्ध है। और यह कई बार एग्जामों में ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है। तो हजारा मंदिर और विठुल स्वामी का मंदिर, इन दोनों मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है दोस्तों? तो ये दोनों मंदिरों का निर्माण कृष्ण देवराय के द्वारा करवाया गया था। इनके द्वारा ही दोस्तों नागलपुर नामक एक शहर भी बसाया गया था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। कृष्ण देवराय के बारे में बोला जाता है कि इन्होंने बहुत सारे कार्य किए और फिर इनकी कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। इन्हीं के शासनकाल में दोस्तों, इनके शासनकाल के बाद एक 1565 में तालीकोटा या राक्षस तगड़ी के नाम से जिसे जाना जाता है, यह युद्ध होता है। और इसी युद्ध के बाद इनके वंश का जो है अंत हो जाता है, तुलुक वंश का। और इनके जो अंतिम शासक रहते हैं तुलुक वंश का, उनके बारे में भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो तुलुक वंश के अंतिम शासक जो रहते हैं वह सदाशिव रहते हैं। तुलुक वंश के अंतिम शासक के रूप में किन्हें जाना जाता है दोस्तों? सदाशिव। और 1565 में तालीकोटा या राक्षस तगड़ी का युद्ध हुआ है। आप इसे भी याद रखिएगा, यह भी कई एग्जामों में पूछा गया है। सदाशिव के मृत्यु के बाद दोस्तों तुलुक वंश का अंत हो जाता है और जो उस विजयनगर साम्राज्य के तहत हमें अंतिम वंश पढ़ना है, अराबीडू वंश, उस वंश की स्थापना होती है। अराबीडू वंश से भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है दोस्तों, यह भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसकी स्थापना के बारे में जान लेते हैं। अराबीडू वंश के संस्थापक के रूप में तिरुमल को जाना जाता है तथा इन्होंने अपनी राजधानी जो है दोस्तों पेनुकोंडा को बनाया था। तो अराबीडू वंश का भी यहाँ से समाप्ति हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है विजयनगर साम्राज्य के बारे में वो देख लेंगे। विजयनगर साम्राज्य में जो भूमि थी उसे 3 भागों में बांटा गया था, उबली भूमि, रक्त कोटग्गे भूमि और कुटग्गी भूमि। भूमि तीनों याद रखिएगा दोस्तों, ये तीनों क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उबली भूमि, रक्त कोटग्गे भूमि और कुटग्गी भूमि। उबली भूमि उस भूमि को कहते थे दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति उनके साम्राज्य में कोई विशिष्ट कार्य करता था तो उनके लिए वह भी भूमि उनको दिया जाता था, तो उस भूमि को उबली भूमि के नाम से जाना जाता था। उसी प्रकार रक्त कोटग्गे भूमि था दोस्तों, यह जो भूमि है वीर गति में जो सैनिक प्राप्त होते थे
उनके स्त्रियों को दिया जाता था। तो उस भूमि को रक्त कोटज्ञ भूमि कहा जाता था। और एक भूमि था दोस्तों कुटज्ञी भूमि, और इस भूमि के बारे में कहा जाता है कि यह भूमि जो है दान में दिया जाता है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में बोला जाता है दोस्तों कि ऊर जो है विजयनगर साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई थी, और कोट्टम जो था वह विजयनगर साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी। तो ये दोनों क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो ये दोनों को भी आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई को ऊर कहा जाता था, जबकि सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई को कोट्टम कहा जाता था। और ये तीनों भूमि के बारे में भी आप याद रखिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव को समझ पाए होंगे, समझने में आप लोगों को आसानी हुई होगी। अगर ये सारा ऑब्जेक्टिव आप लोगों को अच्छा लगा, हमारा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।